हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 5। और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ दैट इज़ बाय डीके गोयल। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं डीके गोयल के हर एक चैप्टर को डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, एक्सप्लेन करूँ, जितना हो सके इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ और 100% हर एक चैप्टर को कवर करूँ बिना कुछ स्किप किए। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वाला चैनल बेस्ट रहेगा। तो आप लोग अपनी बुक्स को अपने सामने खोल के रख सकते हैं सो दैट आपको पता चले कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ और किस किस लाइन को मैं इजीली एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपको हर एक पैराग्राफ या हर लाइन का मीनिंग जो है वो एग्जैक्टली क्लियर हो जाए। तो सिंपली अभी तक हमने चैप्टर 2 की मैंने 4 वीडियोस बनाई थी और उसमें बहुत सारी काउंटिंग टर्म्स डिस्कस हो चुकी हैं। तो जो काउंटिंग टर्म्स रह गई हैं वो इस वीडियो में पार्ट 5 में डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, और चैप्टर 2 को आज हम फिनिश कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले है बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो बिज़नेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, मतलब कि बिज़नेस करने के दौरान जब भी हमारा किसी के साथ भी किसी भी तरीके का लेन देन होता है तो दैट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन। और ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो सारी आ जाएंगी बिजनेस में, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ही होता है कि जब हम प्रॉफिट को कमाने के लिए कुछ करते हैं। तो बिज़नेस तो हम करते ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ये कोई सोशल एक्टिविटी तो नहीं है। मतलब कोई एनजीओ तो रन नहीं ना कर रहे हम भलाई के लिए लोगों की, फ्री फंड में नहीं कर रहे हैं हम कुछ कमाने के लिए ही बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब उससे क्या होगा, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी उससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। मतलब जब भी लेन देन होगा तो पोजीशन तो हर बार चेंज होगी, कभी पैसे आएंगे कभी पैसे जाएंगे। ठीक है, तो हर बार बिजनेस ट्रांजैक्शन के होने की वजह से फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा। So whenever any business transaction takes place, it results in a change in the values of some of the assets, liabilities और capital। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ट्रांजैक्शन के फीचर्स को, और उससे हमें इसका मीनिंग और भी अच्छे से एक्सप्लेन मतलब क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट फीचर इज़ इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब बिजनेस को रन करने के लिए जो जो भी चीज़ें होती हैं, जो जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही होती हैं। जैसे कि गुड्स को परचेज़ किया, किस लिए परचेज़ किया, आगे बेचने के लिए परचेज़ किया है ना। और सैलरीज पे करी एम्प्लॉयज़ को, क्यों सैलरीज पे करी, क्योंकि हमने उनसे काम करवाया। ठीक है, उसके बाद हमने मनी बोरो की थी बैंक से। ठीक है, हमने अब उस मनी के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन इसमें सोशल एक्टिविटीज़ नहीं आएंगी। जैसे कि बिजनेसमैन ने एक गिफ्ट खरीदा अपने फ्रेंड के लिए, वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन बिजनेस के अंदर जो जो भी चीज़ें हो रही हैं बिजनेस को एफिशिएंटली रन करने के लिए, सो दैट हमारे प्रॉफिट्स बढ़ें, वो सारी क्या हो जाएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। सेकेंड है ट्रांजैक्शंस में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ एक्सटर्नल एंड सेकंड इज़ इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं लेकिन दो इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज़ के साथ हो रही हैं। जैसे कि मुझे कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, जैसे कि मान लीजिए मुझे फ्लोर प्रोड्यूस करना है, आटा प्रोड्यूस करना है, और उसके लिए मुझे चाहिए वीट, गेहूँ। तो जब मैंने गेहूँ खरीदा सप्लायर से, ठीक है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जब वो गेहूं को पीसने के बाद जब वो फ्लोर बन गया और उस फ्लोर को जब मैंने बेचा रिटेलर्स को, शॉपकीपर्स को, तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, लेकिन वो एक्सटर्नल पार्टीज़ के साथ हो गई। ठीक है, क्योंकि हमने आउटसाइडर से माल खरीदा और अब हमने आउटसाइडर्स को ही माल बेच दिया। ऐसे ही इंटरनल ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रही हैं। जैसे कि मैंने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की। तो डेप्रिसिएशन एक बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट है, वो अभी मैं आपके लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं कोई और एग्जांपल दे सकती हूँ यहाँ पे, जैसे कि लॉस बाय फायर। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का नुकसान हो जाना, मेरे बिजनेस की किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाना फायर की वजह से। ठीक है, सो थर्ड पॉइंट है इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। सो सिंपल ये सब चीज़ें अगर होंगी तो बिज़नेस के फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आएगा, एसेट्स में चेंज आएगा, लाइबिलिटीज़ में चेंज आएगा, या कैपिटल में चेंज आएगा। फोर्थ पॉइंट इज़ चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जो चेंज आया वो उसको हम मनी में कन्वर्ट करके लिख पा सकें। ठीक है, तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे।
ठीक है, अगर वो मनी में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा तो हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और लॉस ड्यू टू कस्टमर्स इनएबिलिटी टू पे, जैसे कि गुड्स का नुकसान हो गया, जैसे मान लो 50,000 के गुड्स को आग लग गई और नुकसान हो गया, तो साफ पता चल रहा है कि 50,000 के गुड्स का नुकसान हुआ है। ऐसे ही कस्टमर्स ने पे नहीं किया टाइम से, ठीक है, तो वो भी मेरा नुकसान हो गया। इन सब चीज़ों को हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं और सिंपली हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कन्वर्ट करके लिख सकते हैं मनी में, ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है, मनी में कन्वर्ट करके नहीं लिख सकते हैं, उसको हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। जैसे कि एक एफिशिएंट मैनेजर का रिटायर हो जाना फर्म से, तो अगर एक एफिशिएंट मैनेजर या फिर कोई एक्सपीरियंस्ड और बहुत अच्छा जिसने काम किया हो ऐसा मैनेजर अगर रिटायर हो जाता है, तो हमें उसके रिटायरमेंट के बाद काफ़ी तरीके का नुकसान हो सकता है हमारे बिज़नेस को, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड करके नहीं लिख सकते, क्योंकि मैनेजर के रिटायर होने से हमें क्या नुकसान होगा वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। उसके आज रिटायरमेंट से हमें क्या फ़र्क आएगा, नो डाउट हमें फील हो रहा है, वो फ़र्क पता लग रहा है, लेकिन हम उसको कैलकुलेट करके नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज इवेंट। सो इवेंट इज़ द कंसिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। मतलब जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई थी उसका अब नेट इफेक्ट क्या आया, दैट इज़ इवेंट। जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंडर भी मैंने आपको बताया था कि बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है। अब वो चेंज क्या आता है, कैसे आता है, वो इवेंट में डिस्कस हो गया, ठीक है, और एग्जाम्पल से आपको क्लियर भी हो जाएगा। अब जो एग्जाम्पल बुक में दी हुई है वो ये है कि सचिन ने बिज़नेस स्टार्ट किया और 5 लाख रुपए की वो कैपिटल से उसने लगाया, मतलब 5 लाख रुपए से उसने बिज़नेस शुरू किया और उसने 4 लाख के गुड्स खरीदे कैश पे। गुड्स क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, वो गुड्स जिसको वो आगे यूज़ करेगा और उनको कन्वर्ट कर देगा फिनिश्ड में और फाइनली उसको बेचेगा, ठीक है, तो रॉ मटेरियल होता है गुड्स, ठीक है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है और डायरेक्टली वो उसको सीधा भी बेच सकता है, अगर वो एज इट इज़ ही गुड्स को बेच रहा है, स्टॉक भी हो सकता है वो, ठीक है। तो अब उसने गुड्स खरीदे 4 लाख रुपए के और उसमें से उसने 3/4 गुड्स जो थे वो 3,80,000 के बेच दिए, ठीक है, और उसने 20,000 रुपीज़ गोडाउन का रेंट दिया। तो ये सब चीज़ें ट्रांजैक्शन है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या क्या हो गई, ये सब चीज़ें, इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख इन बिजनेस, मतलब 5 लाख की कैपिटल, गुड्स खरीदे 4 लाख के, उसके बाद बेचे 3,80,000 रुपये के गुड्स और रेंट पे किया गोडाउन का। तो अब इन सारी चीज़ों को पढ़ के अब हमें निकालना है नेट इफ़ेक्ट, वो हमारा बन जाएगा इवेंट। तो सबसे पहले इन्होंने ए पॉइंट पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सेल कितने की हुई थी, कितने का कैश आया सेल होने के बाद, 3,80,000 रुपये का कैश आया, लेकिन कॉस्ट कितनी थी उन गुड्स की, 4 लाख के गुड्स को अगर मैं 3/4 करूँ तो मतलब कि 3 लाख वाले गुड्स उसने 3,80,000 में बेचे, ठीक है, तो 3 लाख गुड्स की कॉस्ट थी, ठीक है, और उसके बाद उसने गोडाउन का रेंट भी दिया 20,000 रुपये, ठीक है, तो टोटल खर्चा उसने कितना कर दिया 3,20,000 रुपये और उसके पास रिटर्न कितने आए 3,80,000। तो नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट उसने कितना कमाया 60,000। तो यहाँ पे देखा पता चला ना कि 60,000 रुपीज़ का हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में क्या इफेक्ट आया, कितना कैश आया और कितना कैश गया और कितने का प्रॉफिट मेरे पास रह गया। ऐसे ही बी पार्ट है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो सिंपली है 4 लाख रुपए के जो गुड्स थे उसमें से 3/4 तो उसने बेच दिए और 1/4 रह गए, 1/4 मतलब 1 लाख, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया, वो है 1 लाख रुपीज़। सी पार्ट इज कैश बैलेंस। कैश बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं अब, कितनी कैपिटल आई थी टोटल बिजनेस में, 5 लाख की बिजनेस में कैपिटल आई थी, ठीक है, और 3,80,000 के गुड्स भी बिक गए, तो 3,80,000 मुझे वहाँ से भी आए, लेकिन मैंने खर्चा कहाँ कहाँ किया, 4 लाख के गुड्स परचेज़ किए थे, ठीक है, जो 5 लाख की कैपिटल लेके आई थी मैं उसमें से 4 लाख के गुड्स भी तो परचेज़ किए थे और रेंट कितना पे किया था 20,000 रुपये, तो टोटल खर्चे कितने हो गए थे 4,20,000 रुपये और कैश आया कितना था 8,80,000 रुपये। तो कितने रुपए रह गए 4,60,000, 4,60,000 का कैश बैलेंस मेरे पास अब रह गया। ऐसे ही अब नेक्स्ट है कैपिटल को कैलकुलेट करना। सबसे पहले कितनी कैपिटल लेके आए थे हम 5 लाख रुपीज़। अब कैपिटल में हमेशा प्रॉफिट ऐड हो जाता है, ठीक है, तो 60,000 रुपये जो प्रॉफिट के हमने किस में ऐड करने होते हैं, हमेशा कैपिटल में ऐड करने होते हैं। वो हमने वैसे बेसिकली जो प्रॉफिट होता है वो ओनर का ही होता है,
क्योंकि उसी ने इतना सारा काम कर रहा है, वो उसका हक होता है प्रॉफिट पे, ठीक है, इसलिए भी हम कैपिटल में उसको ऐड कर देते हैं। सो नेक्स्ट इज अकाउंट। सो अकाउंट क्या है? किसी भी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे रिकॉर्ड करना जो कि एक ही टाइप की हो, मतलब एक ही हेड के अंदर उसके खाते को मेंटेन करना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कैश, कितना कैश आया कितना कैश गया, उसको अगर मैं एक जगह इकट्ठा रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, उसका अकाउंट बना रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही हम किसी भी हेड का अकाउंट बना सकते हैं, हम सैलरीज का अकाउंट बना सकते हैं। इनफैक्ट अकाउंटिंग में हम हर एक आइटम का अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अकाउंट बनाने के लिए कुछ रूल्स भी हमें पता होने चाहिए। डेबिट क्रेडिट, कौन सा लेफ़्ट साइड आएगा, कौन सा चीज़ क्रेडिट साइड आएगी, क्या एंट्री पास होगी। लेकिन अभी हमने सिर्फ अकाउंट का मीनिंग ही समझना है, तो हमें वो सब चीज़ें अगर नहीं भी पता है तो भी हम अकाउंट का मीनिंग समझ सकते हैं। सो सेकंड पैराग्राफ में सिंपल इसका जो दिया है, दैट इज़ इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। In accounting, we keep a separate record of each individual asset, liability, expense और income। हर एक चीज़ का हम अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं। ईच इंडिविजुअल मतलब हर बंदे का, ठीक है, हर एक इंसान का अलग रिकॉर्ड जिसके साथ भी हमारा लेन देन हुआ है। हर एक एसेट का डिफरेंट रिकॉर्ड, हर एक लाइबिलिटी का, एक्सपेंस का, इनकम का, हर एक चीज़ का हमने अलग से अकाउंट मेंटेन करना है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो जैसे कि घनश्याम के साथ मान लो हमारा बार बार लेन देन होता है तो उसका अकाउंट मेंटेन करेंगे। राम के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं तो राम का अकाउंट भी मेंटेन होगा, ठीक है। मशीन का अकाउंट मेंटेन होगा जो कि एसेट है, ठीक है। ऐसे एक्सपेंस में आ जाएगा सैलरी, तो सैलरी का अकाउंट मेंटेन होगा, रेंट का अकाउंट मेंटेन होगा एंड सो ऑन। So there is one definition by Carter. An account is a ledger record in a summarized form of all the transactions that have taken place with a particular person or things specified. तो बेसिकली एक लेजर की फॉर्म में एक रिकॉर्ड होता है। समराइज्ड फॉर्म मतलब कि बहुत ही हम उसमें टू दी पॉइंट नोट करते हैं, बहुत क्रिस्प होता है वो, ठीक है। और वो सारी ट्रांजैक्शंस जो कि हुई हैं एक बंदे के साथ, ठीक है, और उसको हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो जो जो चीज़ पहले हुई तो वो ऊपर आएगी, ठीक है। अकाउंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। लेफ्ट साइड को हम डेबिट बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। और यहाँ पे एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है इन्होंने कैश अकाउंट का, ठीक है। तो और हाँ, इसमें एक चीज़ और भी बताने वाली ये है कि इसको हम टी फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। और ये भी चीज़ कि इस अकाउंट की एब्रीविएशन क्या होती है, A/c, ठीक है। तो जब भी हम मतलब अकाउंटिंग टर्म्स में लिखते हैं तो उसकी शॉर्ट फॉर्म हम बोल सकते हैं A/C अकाउंट होता है। नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का क्या मतलब होता है? इट मीन्स किसी तरीके की अमाउंट आना गुड्स और सर्विसेज को बेचने के दौरान, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाती है दो चीज़ें, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें कंपनी ने उधार पे सामान बेचा हुआ है और उनसे अभी पैसे आए नहीं हैं। अगर तो पैसे आ गए होते तो हम कैश रिकॉर्ड कर लेते, लेकिन अभी कैश तो नहीं आया, ठीक है। लेकिन पैसे आएंगे तो ना फ्यूचर में, तो इसलिए मैंने कैश की जगह मैंने क्या रिकॉर्ड करना है, डेटर्स को। तो डेटर्स को मैं यहाँ पे अपना एसेट मान के चलती हूँ क्योंकि मुझे उनसे कुछ टाइम के बाद पैसे आएंगे, ठीक है। तो जितने का सामान बेचा उतने के डेटर्स क्रिएट हो जाएंगे। सेकंड इज़ बिल्स रिसीवेबल। सो बिल्स रिसीवेबल भी डेटर्स के केस में ही होता है। बेसिकली इसमें कंपनी क्या करती है, जिससे मुझे पैसे लेने हैं, जैसे कि डेटर से लेने हैं, ठीक है, तो उससे मैं एक नोट बना लेती हूँ जिस पे मैं लिख लेती हूँ कि हाँ, आपने मुझे ये 3 महीने के अंदर अंदर पैसे देने हैं या 3 महीने के बाद लास्ट डेट में आपने मुझे इतने पैसे देने हैं। तो एक नोट बना के मैं अपने डेटर को बोलूँगी कि आप इस नोट को एक्सेप्ट कर लो, मतलब वो उस पर साइन कर देगा, वो मान लेगा कि हाँ विदिन 3 मंथ्स मुझे आपको पैसे लौटाने हैं। तो साइन करने के बाद वो क्या करेगा, वो उस नोट को मुझे वापस कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं डेटर की जगह क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स में क्या डिफरेंस हुआ, डेटर्स में तो मैंने एज इट इज़ लिख लिया कि इतने के पैसे आने हैं मुझे इससे, और बिल्स रिसीवेबल में ये होगा कि उसने उस नोट को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वो एक सिक्योर्ड होगी मेरी पेमेंट कि विदिन 3 मंथ्स वो आएगी। और 3 मंथ्स में यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली 3 महीने का ही वो नोट है जो वो बनता है, और इसके ऊपर एक फुल फ्लैज चैप्टर है, तब भी बहुत डिटेल में हम समझेंगे कि बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं।
इसी तरीके से आ जाता है ट्रेड पेबल्स, जो कि ट्रेड रिसीवेबल्स का बिल्कुल ही ऑपोजिट है। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं कि मुझे अमाउंट पे करनी है क्योंकि मैंने उधार पे गुड्स और सर्विसेज बाय की हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएंगी दो चीज़ें, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स वो पर्सन्स होते हैं जिनसे हमने उधार पे सामान ख़रीदा हुआ है लेकिन हमने उनको अभी तक पैसे दिए नहीं हैं, ठीक है। तो अगर तो पैसे दे दिए होते तो मेरा कैश चला गया होता, ठीक है, लेकिन अभी तो पैसे मैंने नहीं दिए तो मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स मेरी लाइबिलिटी होती है। जैसे मान लो जितने के भी गुड्स मैंने बाय किए हैं, परचेज़ किए हैं उधार पे, उतने के क्रेडिटर्स मेरे बन जाएंगे, ठीक है। और बिल्स पेबल क्या है? तो बिल्स पेबल अब बिल्कुल ही बिल्स रिसीवेबल का ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब कि मैंने क्योंकि पैसे देने हैं तो मुझसे बीइंग अ क्रेडिटर, तो दूसरी कंपनी ने मुझसे साइन करवा लिए कि हाँ विद इन 3 मंथ्स आप मुझे पैसे वापस दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तो मैंने बिल्स पेबल साइन कर दिया है कि हाँ विद इन 3 मंथ्स मुझे पैसे वापस देने हैं, तो यहाँ पे मैं क्रेडिटर्स नहीं रिकॉर्ड करूँगी, यहाँ पे मैं क्या रिकॉर्ड करूँगी? बिल्स पेबल, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्स पेबल क्या हो जाएगी? मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी। तो बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स का दोनों का सेम ट्रीटमेंट होगा, तो ये दोनों ट्रेड पेबल्स के अंडर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि टोटल प्राइस के ऊपर थोड़ा छूट दे देना और कम पैसे चार्ज करना, वो डिस्काउंट होता है। लेकिन ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज़ ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकंड इज़ कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट सेलर कस्टमर को देता है एक फ़िक्स परसेंटेज पर लिस्ट और कैटलॉग प्राइस पर। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन एसी ख़रीदने गया और उसने जब एसी ख़रीदने गया तो उन्होंने उससे पूछा कि एक जो उसको एसी पसंद आया वो उसका क्या रेट है। तो उन्होंने बोला कि 50,000 कैटलॉग प्राइस है लेकिन अभी हम इसको 48,000 का दे रहे हैं, ठीक है। तो उसको 48,000 का वो एसी पड़ा, तो वो 48,000 का ही रिकॉर्ड करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। वो उसको डिस्काउंट नहीं शो करेगा, वो यही शो करेगा कि उसको पड़ा ही 48,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जो हमें कैटलॉग प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है। और ये हम हमेशा माइनस करके ही लिखते हैं। मतलब 50,000 के ऊपर अगर मुझे 47 का वो एसी पड़ा तो मैं 47,000 ही शो करूँगी, ठीक है। 50,000 में से 3,000 डिडक्ट करके 47 का शो करूँगी। लेकिन कैश डिस्काउंट के केस में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो कैश डिस्काउंट मिलता कब है? वो तब मिलता है जब कस्टमर टाइम पे पेमेंट कर दे। नॉर्मली ज़्यादातर जो डीलिंग होती है बिज़नेस में वो क्रेडिट पर ही होती है, मतलब उधार पर ही लेन देन होता है, ठीक है। और हम ये मान के चलते हैं कि ये पैसे 2-3 महीने तक या 1-2 महीने तक ही देगा मेरा कस्टमर। लेकिन मान लीजिए अगर कस्टमर ने प्रॉम्प्ट डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, या फिर अगर अगर मान लीजिए कि मैं कस्टमर थी और मैंने टाइम से पहले पेमेंट कर दी, ठीक है, तो मुझे ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिल गया, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए 50,000 के मैंने कोई चीज़ परचेज़ की थी और मैंने साथ ही पेमेंट कर दी जल्दी, तो उसके ऊपर उन्होंने मुझे 2% डिस्काउंट दे दिया, तो 50,000 का 2% कितना हुआ? 1,000, ठीक है। तो ये मैं अपनी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में शो करूँगी कि 50,000 की चीज़ थी और मुझे उसके लिए 49,000 पे करने पड़े और 1,000 का मुझे कैश डिस्काउंट मिला। तो ये तीनों चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ GST. GST means goods and service tax. Earlier there were so many taxes like excise duty, sales tax, VAT, बट अब सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया है, वो सब अबॉलिश हो गए हैं और अब एक ही टैक्स रह गया है, दैट इज़ GST. GST परचेजेस के टाइम पर पे किया जाता है, लेकिन जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो हम कलेक्ट करते हैं GST, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैंने कोई चीज़ को बेचना है और उसको बेचने के लिए मुझे कुछ ख़रीदना भी है, मतलब मुझे रॉ मटेरियल ख़रीदना है, ठीक है। तो जब मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा तो मुझे कुछ GST पे करना पड़ा। लेकिन जब उस रॉ मटेरियल को मैंने फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके बेच दिया तो जितना मैंने टैक्स पे किया था ख़रीदने के वक्त, वो अब मैं जब उसको कन्वर्ट कर दूंगी फिनिश प्रोडक्ट में, सेल करते वक्त मैं अपना वो सारा टैक्स वसूल लूँगी, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कहा जाता है कि GST पेड इज़ सेट ऑफ अगेंस्ट GST कलेक्टेड। तो मतलब जितना GST
एक बिजनेसमैन ने पे किया था गुड्स को खरीदते वक्त, अब जब वो उसको बेचेगा तो वो सारा अपना उतने वाला जीएसटी जो है वो वसूल लेगा, रिसीव कर लेगा। बाकी जीएसटी के ऊपर एक फुल फ्लेज चैप्टर है, हमने सारी रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज़ की जो करनी है वो जीएसटी के हिसाब से ही करनी है, तो वो हम तब भी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स भी है जैसे कि एंट्री, तो जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन या इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो क्या बन जाती है, एंट्री। नेक्स्ट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं, जो अमाउंट मुझे अब अपने डेटर से रिकवर नहीं होगी, मतलब क्लियर हो गया है कि या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया है, उसका दिवालिया निकल गया है, या फिर अब वो कैपेबल नहीं है मेरे पैसे लौटाने में, ठीक है, तो मैं उसको क्या कर दूंगी, बैड डेट्स, ये मेरा लॉस हो जाएगा बिजनेस का। नेक्स्ट इज़ इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब यही होता है कि जब कोई इंसान की पोजीशन ऐसी हो जाए कि उसका दिवालिया निकल जाए और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है अपने डेट्स को पे करने के लिए, तो उसको हम बोल देते हैं इंसॉल्वेंट, वो कुछ भी पे करने के लायक नहीं रह गया है। नेक्स्ट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब उसका उल्टा इंसॉल्वेंट का, मतलब कोई भी पर्सन या एंटरप्राइज इस पोजीशन में है कि वो अपने उधारी या अपनी हर एक चीज़ को टाइम पे कर पाए। नेक्स्ट इज स्टोर्स। स्टोर्स में वो सब चीज़ें आ जाती है जो कि एक बिजनेसमैन या एक एंटरप्राइज रखता है, ठीक है। बिजनेस में कंज्यूम होते हैं वो सब मटेरियल, लेकिन उसको हम सेल नहीं करते, ठीक है। जैसे कि लुब्रिकेंट्स हो गई, ग्रीसिंग हो गई, स्पेयर पार्ट्स हो गए मशीन के, ठीक है, मटेरियल्स की कोई पैकिंग हो गई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसको हम, इन सब मटेरियल्स को हम स्टोर के हेड के अंदर डाल देते हैं और इसको सिर्फ हम कंज्यूम करते हैं बिजनेस में, लेकिन ये सेल नहीं होती इन सब चीज़ों की। उसके बाद आ जाता है टर्नओवर। टर्नओवर का मीनिंग है होती है सेल्स, ठीक है, जितनी भी सेल्स हुई हों एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। फिर आ जाता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब कि जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कि कैटल हो गया, हॉर्स हो गया, ठीक है, तो बिजनेस अगर कोई डोमेस्टिक एनिमल ओन कर रहा है, ठीक है, वो उसका एसेट है, ठीक है, तो वो लाइव स्टॉक बन जाएगा, उसको हम लाइव स्टॉक बोलेंगे। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, अगर बिजनेस ने कहीं पैसे लगाए हुए हैं, किस लिए, ताकि उसको उसके ऊपर रिटर्न हो, मतलब अगर बिजनेस ने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं ताकि फ्यूचर में जब वो शेयर्स का प्राइस बढ़े तो वो उसको बेच के प्रॉफिट अर्न करे, तो जहाँ जहाँ भी उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है या किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो सब भी सारी जो है वो इन्वेस्टमेंट हो जाएंगी। तो इसी के साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको सेकंड चैप्टर की हर एक टर्म क्लियरली समझ आ गई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कभी भी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।